डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा जो पीछे जितने भी फार्मूले बताए गए थे उस पर आधारित, जैसे KCL हो गया, KVL का नियम हो गया और रेजिस्टेंस लॉ हो गया, पावर के जितने भी फार्मूले बताए गए थे उस पर आधारित लास्ट ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आया है और उसको कैसे इजी वे में सॉल्व किया जाएगा उसको देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 350 वोल्ट पर 150 वाट के एक बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, 350 वोल्ट पर 150 वाट के एक बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। सवाल ये है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दिया कि 350 वोल्ट पर 150 वाट के एक बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा और ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 810 ओम। हमें पता है कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तीसरा ऑप्शन दिया है 816 ओम और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों वह है 796 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो पावर, यहाँ पे देखिए पावर भी दिया है, पावर का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज भी दे दिया और पावर भी दे दिया। तो आपको शक्ति का 4 फार्मूला बताया गया था। जैसी इसकी नीड होगी उस नीड के अनुसार, जो दिया रहेगा हमारे क्वेश्चन में उस नीड के अनुसार उस फार्मूले का प्रयोग करना है, पीछे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो पावर है वह है 150 वाट और जो वोल्टेज है 350 वोल्ट। आपसे पूछ क्या रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए क्या क्या दिया है, पावर दे दिया, वोल्टेज दे दिया, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला आपको यह भी बताया गया था, P बराबर V स्क्वायर बाई R, P बराबर V स्क्वायर बाई R। यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। V स्क्वायर अपान P, V का मान है 350 वोल्ट, 350 गुणे 350 और P का मान है 150। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल कर दिया जाए तो यह आ जाएगा 350 गुणे 35 बटे 15। इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 816 ओम, 816 ओम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और आसान कर दिया जाए, 5 से काट दिया जाए तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको गुणा करके लिखा जाए तो यह आ जाएगा आपका 7 शून्य 0, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 21 3 24, 2450 भागे 3। तो 2450, 8 त्रिक 24, फिर 50 में 3 से भाग देंगे तो लगभग 16 दशमलव कुछ आएगा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन इसका C सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.1 mm स्क्वायर है। एक तार है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। 100 मीटर लंबी एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.1 mm स्क्वायर है तथा प्रतिरोधकता 50 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर है।
तो उसका प्रतिरोध बताइए। यहाँ पे हमें देखिए प्रतिरोध बताना है, प्रतिरोधकता दे दिया, तार की लंबाई दे दी, प्रतिरोधकता दे दिया, प्रतिरोध बताना है, तो उसका प्रतिरोध बताइए। प्रतिरोध बताओ। ठीक है, प्रतिरोध, यहाँ भी प्रतिरोध पूछ रहा है। क्या क्या ऑप्शन दिया है? पहला दे दिया 500 ओम, दूसरा दे दिया 5000 ओम, तीसरा दे दिया 250 ओम और चौथा दिया है 50 किलो ओम, 50 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी है। दिया गया है 100 मीटर लंबा एक तार है जिसकी लंबाई है 100 मीटर, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्र, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है 0.1 mm², mm में दिया है। ठीक है, तथा प्रतिरोधकता उसका दिया है 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक हमें पता है, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें दी गई है उसको देख लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए तार की लंबाई दिया है L = दिया है 100 मीटर, 100 मीटर, और जो क्षेत्रफल दिया है वह 0.1 mm² है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा mm² में है जबकि लंबाई किस में दिया है? मीटर में दिया है। और इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया है, लंबाई आपका दिया है 100 मीटर और जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया है वह 0.1 mm² है, 0.1 mm²। अब इसको भी हमें मीटर में बदलना होगा। या तो हम देखिए जब भी गुणा या भाग करते हैं या जोड़ते हैं तो या घटाते हैं तो समान मात्रक के मान को ही समान मात्रक के मान से घटाते हैं या जोड़ते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह 100 मीटर, लंबाई मीटर में है, लंबाई यहाँ पे जो लंबाई का मात्रक मीटर है जबकि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यहाँ mm², मिलीमीटर² है। तो हम यहाँ पे क्या करें, हमें पता है कि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, अगर इसको चेंज किया जाए मीटर में तो यह आ जाएगा, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 mm। ठीक है, 1000 mm। तो यहाँ पे 1 mm बराबर कितने मीटर हो जाएगा? 10⁻³ यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.1 × 10⁻⁶ मीटर²। ठीक है, क्यों यहाँ पे 10⁻⁶ क्यों हो गया? 10⁻⁶ इसलिए हो गया दोस्तों कि यहाँ पे देखिए यह मिलीमीटर² है, मिलीमीटर²। तो यहाँ पे 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर है, तो मिलीमीटर² कब होगा? 1 mm × 1 mm कर दें तो 1 mm × 1 mm करेंगे तो यह किसके बराबर होगा? 1 mm², 1 मिलीमीटर²। और यह किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻³ मीटर × 10⁻³ मीटर। तो 1 मिलीमीटर² बराबर समान आधार पे गुणा करने पे घात क्या होता है? जुड़ जाता है, तो 10⁻⁶ मीटर²। ठीक है, लंबाई पता चल गया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पता चल गया, हमें पता, और प्रतिरोधकता भी दिया है। रो का मान दिया है 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस बताना है। यहाँ भी क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास कई सारे फार्मूले हैं जो हमारे सवाल में दिया रहेगा। जितनी भी जानकारी यहाँ सवाल में दिया है उस सवाल के अनुसार हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस का कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लंबाई भी दे दिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी दे दिया, प्रतिरोधकता भी दे दिया और रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये चारों चीज़ किस फार्मूले में आते हैं? पीछे आपको बताया गया था रेजिस्टेंस लॉ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि रेजिस्टेंस लॉ से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लॉ का जो फार्मूला बनेगा, R बराबर होता है ρ × L/A। अब देखिए सभी समान मात्रा में हो गए हैं तो हम इनको गुणा कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। यह भी देखिए मीटर में हो गया, यह भी मीटर² में और यह भी मीटर में। अब इनको हम गुणा भाग कर सकते हैं। तो देखिए जो रो है, रो हो गया 50 × 10⁻⁸, L हो गया 100 और आपका यह जो दिया है A, यह है 0.1 × 10⁻⁶।
अब देखिए 10 पावर माइनस से 10 पावर माइनस 6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। समान आधार पे भाग देने पे घात क्या होता है, घट जाता है। घातों को घटा देते, ऊपर वाले घात से नीचे वाला घात माइनस हो जाएगा, तो -8 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा 10 पावर माइनस 2। तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर दें, अब देखिए 10 पावर माइनस 2 यहाँ हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 10 पावर माइनस 2। अब 10 पावर माइनस 2 100 को 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। नीचे बच गया 0.1, नीचे क्या बच गया 0.1। अब देखिए जब 0.1 बच गया, इस 0.1 को हम क्या करें, 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 50 भागे 0.1, 50 भागे 0.1 हम करेंगे तो यह डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों 50 भागे 0.1 बराबर 500 ओम, 500 ओम के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ऐसे ही आपके पेपर में या सेमेस्टर के पेपर में जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, जितने भी फार्मूले या डीसी सर्किट थे, जितने भी फार्मूले बताए गए हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फार्मूले पर बेसिस होता है। बस हमें यह ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर जो हम गुणा या भाग दे रहे हैं या जोड़ रहे हैं, समान मात्रक में जोड़ेंगे, घटाएंगे और भाग देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि L तथा 2L लंबाई के समान पदार्थ के दो तार A और B, हमारे पास दो तार है A और B जिसकी लंबाई समान है और समान पदार्थ के हैं, ठीक है। कह रहा है L तथा 2L लंबाई के समान पदार्थ के तार, समान L तथा 2L लंबाई के समान पदार्थ के तार A और B, दो तार है, पहले तार को A नाम दिया गया, दूसरे को B नाम दिया गया। A और B की त्रिज्या क्रमशः स्मॉल r और 2 स्मॉल r, क्रमशः स्मॉल r और 2 स्मॉल r है, तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध अनुपात क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। कोई भी पेपर देने जाएं, उस पेपर की दृष्टि से, या टेक्निकल का पेपर देने जाएं या सेमेस्टर का पेपर देने जाएं, उसकी दृष्टि से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला दिया ऑप्शन 1:1, दूसरा दिया है 1:2, तीसरा दिया है 1:3 और चौथा दिया है 1:4। तो यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आए, किसी भी प्रकार का सवाल आपके टेक्निकल एग्जाम में आए या आपके सेमेस्टर एग्जाम में आए, तो वहाँ पे पहले हमें करने के पहले उस सवाल को अच्छे से एक बार दो बार पढ़ना होगा। उस सवाल में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो उस सवाल में पूछ क्या रहा है उसको समझने के लिए कम से कम 1 से 2 बार हम उस सवाल को पढ़ें। तो कह रहा है कि L तथा 2L लंबाई के समान पदार्थ के तार A और B, मान लीजिए यह A तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई है L, और दूसरा तार है B जिसकी लंबाई है 2L। दोनों समान पदार्थ के हैं, यह ध्यान दीजिए। अगर कॉपर के हैं तो दोनों कॉपर के होंगे, एल्युमिनियम के हैं तो दोनों एल्युमिनियम के होंगे, नाइक्रोम का है तो दोनों नाइक्रोम का होगा, और टंगस्टन का है तो दोनों टंगस्टन का होगा। के पदार्थ A और B की त्रिज्या क्रमशः R और स्मॉल r है।
जैसे पदार्थ है यह उसका हो गया क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसका भी रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल आर। जो दूसरा तार है जिसकी लंबाई 2L है उसका जो त्रिज्या है रेडियस है 2R के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे देखा जाए तो उनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो जब आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताया जा रहा था तो उस समय यह चीज़ें बताई गई थी, नोट करके बताया गया था और बोला गया था कि इसको नोट कर लीजिएगा अपने पेपर पर, उस पर कॉपी पे। तो यहाँ पे क्या है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है यह न लंबाई पे निर्भर करेगा न मोटाई पे निर्भर करेगा, ये सिर्फ पदार्थ पे निर्भर करता है। जैसे हमारे पास 2 तार हो गए, 2 वायर हो गए, 2 केबल हो गए, वहाँ पे अगर दोनों चालक या दोनों वायर एक ही पदार्थ के बने हैं तो लंबाई चाहे जितनी भी हो, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक पतला है, एक मोटा है, उनका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 2 वायर हैं और दोनों समान मटेरियल के बने हैं, या तो दोनों कॉपर के हो सकते हैं, या दोनों एल्युमिनियम के हो सकते हैं, या दोनों नाइक्रोम के हो सकते हैं, या दोनों टंगस्टन के हो सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि अगर समान मटेरियल का कोई तार बना है तो चाहे दोनों में एक मोटा है एक पतला है, या दोनों की में एक की लंबाई कम है दूसरे की लंबाई अधिक है, तो उस केस में समान लंबाई होगा तब भी दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, समान मोटाई होगा तब भी दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, असमान लंबाई होगा तब भी विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात 1:1 ही होगा, और असमान मोटाई की स्थिति में भी दोनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात होगा 1:1 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो साफ साफ आपको लिख दिया गया कि समान पदार्थ, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए ये दिया समान पदार्थ, ठीक है। तो समान पदार्थ करने का मतलब ये है कि या तो दोनों कॉपर के हो सकते हैं, या दोनों एल्युमिनियम के हो सकते हैं, या दोनों टंगस्टन के हो सकते हैं, या दोनों नाइक्रोम के हो सकते हैं। तो इस स्थिति में जो विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात होगा दोस्तों वह हो जाएगा ρ1/ρ2 इज इक्वल टू 1/1 के बराबर। ρ1/ρ2 इज इक्वल टू 1/1 के बराबर होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही है, 1/1 के बराबर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ऐसे ही थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें अलग से किसी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाए। ऐसे ही न्यूमेरिकल सवाल आपके टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएल हो, चाहे यूपीआरवीएनएल हो, चाहे सेल हो, चाहे एचएल हो, कुछ भी कोई भी पीएसयू हो, वहाँ पे पेपर देने जाएंगे तो ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जाता है जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए केसीएल के नियम पर आधारित है। डायरेक्ट एक फिगर दे दिया यहाँ पे, उस फिगर को हम लोग समझेंगे। दिया क्या है, देखिए यहाँ पे कई सारे ब्रांच है, शाखाएं हैं। यहाँ से करंट I2 चला, I2 का मान दिया 2.5 एम्पियर, I2 का मान दिया 2.5 एम्पियर। I1 का मान दिया है 4 एम्पियर, ठीक है। I4 नहीं दिया है, और I2 यहाँ पे I3 दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। क्या क्या दिया है, I1 का मान दे दिया 4 एम्पियर, I2 का मान दे दिया 2.5 एम्पियर, I3 का मान दिया 2 एम्पियर, I4 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, 13 एम्पियर, 10.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर, और चौथा दे दिया 8.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे मान दिया है I2 का 2.5 एम्पियर, I2 का मान दिया 2.5 एम्पियर, I3 का मान दिया है 2 एम्पियर, I3 का मान दिया 2 एम्पियर, I1 का मान दिया है 4 एम्पियर,
और हमसे क्या पूछ रहा है, I4 पूछ रहा है, या कोई बिंदु O है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है सवाल में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द ब्रांच I4 ब्रांच में, या I4 धारा जो होगा, I4 करंट होगा, वह कितना होगा, हमें यह बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह जंक्शन बन रहा है, ठीक है। पॉइंट O क्या है, पॉइंट O जंक्शन है। तो केसीएल के नियम के आधार पर किसी भी नोड या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। केसीएल के नियम में यह बताया गया था कि एट एनी पॉइंट या एट एनी जंक्शन आर नोड द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट इज इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन, संधि या नोड पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे एट बिंदु O पर क्या हो जाएगा, जो आने वाली करंट है, यानी बिंदु O की तरफ जो आ रही है अंदर की तरफ, उसको एक साथ लिख लें तो I4 I1, ठीक है। I4 बाहर जा रहा है, ये I2 हो गया, I2 अंदर आ रहा है और I1 अंदर आ रहा है। अब बाहर कौन कौन सी करंट जा रही है, I3 प्लस I4। हमसे क्या पूछा जा रहा है, I4 पूछा जा रहा है। तो I4 को हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं I2 प्लस I1 माइनस I3। किसी भी नोड या संधि या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा, या उस संधि, नोड या जंक्शन पे आने वाली करंट का योग जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए I2 का मान हमें दिया है, I2 कितना है 2.5, I1 कितना है 4 और I3 कितना है 2। तो हम क्या करें, 4 2 कितना हो गया 6.5, और 6.5 माइनस 2 करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर, जो कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, फिर आगे बताया जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें पीछे जितने भी फार्मूले आपको बताए गए, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए, और लास्ट ईयर के किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम में या टेक्निकल एग्ज़ाम में कैसे किस टाइप का क्वेश्चन उस न्यूमेरिकल पर पूछा जाता है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।